नमस्ते क्लास। आज के सोर्स मटेरियल के विश्लेषण में हम सीधे 19वीं सदी के भारत में गोता लगाने वाले हैं। ये वो दौर था जब सदियों पुरानी और दमनकारी परंपराओं को उखाड़ फेंकने की शुरुआत हुई थी। एक इतिहास के प्रोफेसर के नजरिए से हम देखेंगे कि कैसे शुरुआती नागरिक अधिकार समर्थकों ने भारत की तस्वीर बदलकर रख दी। तो चलिए अपनी इतिहास की किताबों से बाहर निकलते हैं और बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर को शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज एक छात्र के तौर पर स्कूल जाना या अपना मनपसंद करियर चुनना कितना आम लगता है ना? लेकिन 19वीं सदी में बच्चों और खासकर लड़कियों के लिए यह सब एक पिंजरे में कैद होने जैसा था। छोटी सी उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती थी। इस बेड़ियों को तोड़ने में एक लंबा संघर्ष हुआ और आखिरकार 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम यानी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट लाया गया। ये सीधी तुलना हमें साफ दिखाती है कि आज हम जिन आज़ादियों का आनंद ले रहे हैं, उनके लिए अतीत में कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई है। आज की क्लास का हमारा सिलेबस कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बदलाव की 2 सदियों को समझेंगे, फिर प्रेस की ताकत और विद्रोह के रूप में शिक्षा पर बात करेंगे। इसके बाद अपने अधिकारों की पैरोकार महिलाओं और जातिगत बाधाओं को तोड़ने की कहानियों से गुजरते हुए हम आज के लिए रूपरेखा पर अपनी चर्चा खत्म करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला भाग है बदलाव की 2 सदियां। आइए देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं और निचली जातियों का जीवन किन कठोर जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ध्यान दीजिए इस चित्र पर। यह 1813 में बाल्थाजार सोल्विन द्वारा बनाया गया सती प्रथा का दृश्य है। उस दौर में ऐसे दृश्य कलाकृतियों ने यूरोपीय अधिकारियों के सामने भारत की पारंपरिक प्रथाओं को बेहद बर्बर रूप में पेश किया। लेकिन सबसे अहम बात यह हुई कि इन तस्वीरों ने जनमत को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। इन्हीं दृश्य प्रतीकों ने स्थानीय समाज सुधारकों के अंदर एक आग जला दी कि इन अमानवीय प्रथाओं को तुरंत खत्म करना ही होगा। इसी तरह की एक और प्रथा थी हुक स्विंगिंग या चरक पूजा। इसमें भक्त अपनी त्वचा में सचमुच हुक चुभोकर खुद को एक पहिए पर झुलाते थे। जब शारीरिक पीड़ा देने वाले इन अनुष्ठानों की आलोचना शुरू हुई तो भारतीय समाज के अंदर ही एक तीखी बहस छिड़ गई। क्या धर्म के नाम पर इतना भयानक दर्द सहना वाकई जरूरी है? इन सवालों ने सुधार की जरूरत को और भी पुख्ता कर दिया। और इन बहसों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किसने किया, ये हम अपने दूसरे विषय प्रेस की ताकत में समझेंगे। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि 19वीं सदी में नई छपाई तकनीक ने बिल्कुल वही क्रांतिकारी काम किया जो आज के समय में हमारा डिजिटल सोशल मीडिया करता है। उदाहरण के लिए छपे हुए इस पर्चे के अंश को ही देख लीजिए। एक संवाद में सती प्रथा का समर्थक खुलेआम तर्क दे रहा है, महिलाएं स्वभाव से ही कम समझदार होती हैं। भागने की कोशिश को रोकने के लिए उन्हें जलाते समय हम पहले उन्हें चिता से बांध देते हैं। आज ये पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? प्रिंटिंग के जरिए ऐसे पर्चों के छपने से इन हानिकारक परंपराओं का बेतुकापन सबके सामने आ गया, जिससे सुधारकों के प्रगतिशील तर्कों की चमक और बढ़ गई। राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों का काम करने का ब्लूप्रिंट बहुत ही शानदार था। उन्होंने मुख्य रूप से 3 कदम उठाए। पहला, हानिकारक प्रथा की पहचान करना। दूसरा, प्राचीन पवित्र ग्रंथों में ही उसके खिलाफ कोई श्लोक खोजना। और तीसरा, लोगों को ये साबित करना कि आधुनिक प्रथा वास्तव में हमारे शुरुआती परंपरा का ही सीधा उल्लंघन कर रही है। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो आधुनिक पूर्वाग्रहों को हराने के लिए प्राचीन ग्रंथों का क्या खूब इस्तेमाल किया गया। अब आते हैं हमारे तीसरे विषय पर, विद्रोह के रूप में शिक्षा। उस समय लड़कियों को पढ़ना लिखना सिखाना सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, बल्कि ये सामाजिक सुधार का सबसे बड़ा और प्रभावी हथियार था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का दृढ़ विश्वास था कि महिलाओं के साथ होने वाले असमान व्यवहार को खत्म करने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले, और ये कोई मामूली बात नहीं थी। उन्हें अपने ही समुदाय से भारी और तीखे विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वे डटे रहे और महिला शिक्षा की मजबूत नींव रखकर ही माने। 19वीं सदी में लड़कियों के स्कूलों को इतने भारी विरोध का सामना क्यों करना पड़ा? दरअसल समुदाय में एक गहरा डर बैठ गया था। उन्हें लगता था कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर कर देंगे, घरेलू काम नहीं करने देंगे और सार्वजनिक जगहों पर जाने से उनका चरित्र खराब हो जाएगा। आज की स्थिति देखिए, शिक्षा लड़कियों के लिए एक बुनियादी अवसर बन चुकी है। जो कल का भारी खौफ था, वो आज सामान्य जीवन का हिस्सा है।
और जब समाज ने स्कूलों के दरवाजे बंद कर दिए तो महिलाओं ने गुप्त शिक्षा का रास्ता चुना। राजसुंदरी देवी जैसी महिलाओं का इतिहास बेहद प्रेरणादायक है। जब सार्वजनिक तौर पर पढ़ना मना था, तब उन्होंने घरेलू और सामाजिक बाधाओं को पार करते हुए मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में रातों को छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा। ज्ञान पाने की एक कैसी शानदार खामोश बगावत थी। फिर समय बदला। 1875 की इस ऐतिहासिक तस्वीर को देखिए। ये हिंदू महिला विद्यालय की छात्राएं हैं। ये उन पहले संस्थानों में से एक था जिसने लड़कियों को बिल्कुल वही कठिन शिक्षा देने का साहस दिखाया जो लड़कों को दी जाती थी। इस स्कूल ने साबित कर दिया कि बौद्धिक रूप से महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। हमारी चर्चा का चौथा भाग है अपने अधिकारों की पैरोकार महिलाएं। 19वीं सदी के अंत तक एक बड़ा बदलाव आया। अब सिर्फ पुरुष ही वकालत नहीं कर रहे थे, महिलाएं खुद आगे आईं और अपने संस्थानों की कमान अपने हाथों में ले ली। इस बदलाव में मुस्लिम महिला सुधारकों का भी अहम योगदान था। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने निडर होकर पटना और कलकत्ता में स्कूल खोले। वहीं मुमताज़ अली ने महिला साक्षरता की वकालत करने के लिए धार्मिक ग्रंथों यानी कुरान की आयतों की नई व्याख्या की। ये धार्मिक ढांचे के भीतर से ही महिलाओं को सशक्त बनाने का एक बेहतरीन अकेडमिक प्रयास था। सवर्ण हिंदू महिलाओं ने भी पितृसत्तात्मक आख्यानों को करारी चोट दी। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखकर समाज में पुरुषों के वर्चस्व की तीखी आलोचना की। वहीं संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई ने देखा कि पारंपरिक हिंदू धर्म में विधवाओं का जीवन कितना कष्टदायी है। आज के समय में हमारे पास कानूनी सुरक्षा है, लेकिन उस दौर में उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की ताकि बेसहारा विधवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। अब बढ़ते हैं हमारे 5वें खंड की तरफ, जातिगत बाधाओं को तोड़ना। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने समाज की सबसे गहरी और कठोर पदानुक्रम को चुनौती दी। उस समय का समाज बहुत ही कठोर जातियों में बटा था। मंदिरों और सार्वजनिक तालाबों पर सिर्फ उच्च जातियों का कब्जा था। जिन्हें अछूत कहा गया, उन्हें प्रदूषणकारी श्रम में धकेल दिया गया और बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा गया। खैर, आगे चलकर शुरुआती शहरीकरण और औद्योगिकरण ने इसमें एक अहम भूमिका निभाई। कारखानों के खुलने से निचली जातियों को जमींदारों से आर्थिक स्वतंत्रता मिलने लगी, जिसने इन कठोर पारंपरिक बंधनों और अलगाव को तोड़ने में काफी मदद की। सामाजिक स्तर पर इस बदलाव की शुरुआत बहुत ही रैडिकल और गुपचुप तरीके से हुई। 1840 में बॉम्बे में बनी परमहंस मंडली के सुधारक गुप्त बैठकें किया करते थे। इन बैठकों में वे जानबूझकर भोजन और छुआछूत से जुड़े जातिगत नियमों को तोड़ते थे। ये सिर्फ नियम तोड़ना नहीं था क्लास, बल्कि ये उस जाति व्यवस्था की मनोवैज्ञानिक जकड़न को तोड़ने की एक व्यक्तिगत कोशिश थी। और फिर 20वीं सदी में इस आंदोलन को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक नई दिशा दी। अम्बेडकर ने बचपन में खुद अलगाव झेला था, स्कूल में अलग बैठना और सवर्णों के कुएं से पानी न पीने देना। अपने इन्हीं निजी अनुभवों से प्रेरित होकर उन्होंने 1927 से 1935 के बीच ऐतिहासिक मंदिर प्रवेश आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसने जातिगत पूर्वाग्रहों की नींव हिलाकर रख दी। इस संघर्ष में आस्था को भी एक औजार बनाया गया। प्रार्थना समाज ने भक्ति परंपरा का सहारा लेकर ये तर्क दिया कि ईश्वर की नज़रों में सभी जातियों के लोग समान हैं। उन्होंने एक थियोलॉजिकल टूल के रूप में ये बात समाज के सामने रखी कि किसी भी व्यक्ति का आध्यात्मिक मूल्य उसके जन्म या सामाजिक स्थिति से तय नहीं होता। हम अपनी चर्चा के अंतिम चरण पर आ गए हैं। आज के लिए रूपरेखा। 19वीं सदी की इन शुरुआती संस्थाओं और रणनीतियों ने ही आधुनिक नागरिक अधिकारों की वकालत का शानदार ब्लूप्रिंट तैयार किया था। तो क्लास, अंत में मैं एक बहुत ही रोचक सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहूंगा। जरा सोचिए, अतीत के सुधारकों ने जो तरीके अपनाए, जैसे छपे हुए पर्चे बांटना और प्राचीन ग्रंथों की नई व्याख्या करना, उनका आज के डिजिटल सामाजिक आंदोलनों और सोशल मीडिया एक्टिविज्म से क्या मुकाबला है? क्या 19वीं सदी में विधवा पुनर्विवाह का विरोध और आज के कुछ सामाजिक कानूनों का विरोध एक जैसा नहीं लगता? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।